गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी यूनिट फर्स्ट के शैक्षिक प्रबंधन की नवीन प्रतियों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शैक्षिक प्रबंधन यानी कि प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं निम्न है। इसके निम्न बिंदु हैं। फर्स्ट है उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना, यानी कि इस प्रबंधन की विशेषता है कि उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें हर तरीके की योग्यता हो, उसमें उसकी बुद्धि शक्ति शार्प हो, वो विवेक योग्यता ज्ञान हर तरीके से उसमें प्रखर बुद्धि वाला हो, जिससे वह प्रबंधन का मुख्य कार्य आसानी से और समय पे पूरा कर सके, कोई भी निर्णय लेने में तत्पर कार्य कर सके और अपनी बुद्धि के द्वारा हर कार्य को, अगर वो कुछ कार्य बिगड़ भी रहा है तो उसको संभाल कर पुनः सही कर सके। इस तरीके से हर कार्य को करने के लिए उचित समय पर उचित व्यक्ति की योग्यता निर्धारित की जाती है और उसी प्रकार से उनको मुख्य कार्य दिया जाता है कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी उसको उसी हिसाब से कार्य दिया जाएगा। ये प्रबंधन की मुख्य विशेषता है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि शैक्षिक कार्य को जटिलता से सरल बनाना, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन की ये प्रभावशाली प्रबंधन वही कहलाएगा कि उसमें शैक्षिक कार्य को जटिलता से सरल बनाना, यानी कि उसका विद्यालय प्रबंधन का शेड्यूल इस तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि ताकि बच्चों यानी कि छात्रों को भी इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो इसके लिए कि ये नहीं कि विद्यालय आते ही छात्रों पर पढ़ाई का बोझ डाल देना चाहिए, क्लासें शुरू कर देनी चाहिए, इस तरीके से कार्य न करके उसका शेड्यूल इस तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि बच्चे जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करें तो सबसे पहले उन्हें ईश्वर वंदना कराई जाए, ताकि उन्हें भगवान के प्रति सरस्वती वंदना की जाए, ताकि उन्हें सरस्वती माता यानी कि जो विद्या की देवी है उनके प्रति नमन करें और फिर विद्या का अर्जन करें। इससे उसके बाद उनकी क्लासें चलाई जाएं, क्लासें भी कक्षाएं भी जब चलाई जाए तो 1-2 घंटे की कक्षा के बाद उनको ब्रेक दिया जाए, ताकि बच्चे भी थोड़ा रिलीफ महसूस कर सके। उनका लंच ब्रेक होता है तो उस लंच ब्रेक में वो खाना खा के थोड़ा इधर उधर घूम के खेल के अपना एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से उनकी पढ़ाई के प्रति भी रुचि डेवलप होगी और उनका कार्य भी जटिलता से सरलता की ओर होगा। बच्चे धीरे धीरे विद्यालय आने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकेंगे, उन्हें बोरियत महसूस नहीं होगी। इसीलिए शैक्षिक कार्य को जटिलता से सरल बनाना, उनके साथ साथ शैक्षिक क्रियाएं भी रखनी चाहिए, उन्हें एक पीरियड गेम्स का भी देना चाहिए, एक पीरियड उन्हें लाइब्रेरी का भी देना चाहिए, ताकि बच्चे अपना खाली समय का सदुपयोग भी कर सके और अपने शारीरिक विकास भी कर सके। इससे विद्यालय पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकालय में जाके वो अपना स्वाध्याय वाला अध्ययन की प्रवृत्ति डेवलप होगी, उनमें स्वयं पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। फिर हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है कि मानवीय एवं भौतिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। मानवीय और भौतिक साधन यानी कि शैक्षिक प्रबंधन में हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मानवीय यानी कि प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ये मानवीय साधन में आएंगे। और भौतिक साधन में विद्यालय की संरचना यानी कि भौतिक साधन जैसे कि फर्नीचर है, विद्यालय की साज सज्जा है, क्लासरूम है, पानी की टंकी है, खेल का मैदान है, पुस्तकालय है, इस तरीके की सारी सुविधाएं भौतिक साधन में आएगी। इनका श्रेष्ठतम उपयोग यानी कि जो विद्यालय के सभी सदस्यगण हैं वो उन भौतिक साधनों का किस तरीके से उनका उपयोग करते हैं, हर तरीके की सुविधा विद्यालय में होनी चाहिए। इसके लिए कि विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र हैं, छात्रों को बैठने की अच्छी सी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पढ़ने के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक हॉल होना चाहिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए अलग रूम होना चाहिए, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए और स्टाफ और सभी अच्छे स्वच्छ हवादार होने चाहिए, ताकि सभी अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। बच्चों की क्लासें हैं तो वो भी बड़ी और शांत वातावरण वाली, खुली खिड़कियों वाली, हवादार होनी चाहिए, ताकि छात्रों को भी किसी तरीके की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या न हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण। अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण यानी कि विद्यालय में बालक और शिक्षक
शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को ज्ञान प्रदान करना और छात्रों का कर्तव्य है कि वह शिक्षकों से ज्ञान लेना। तो इसके लिए उन्हें शिक्षा के लिए उनका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, तो इसके लिए उन्हें उचित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। उचित वातावरण के लिए कि विद्यालय का प्रबंध इस तरीके से होना चाहिए कि आसपास का वातावरण शांत हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, चारों तरफ हरियाली हो। विद्यालय इस तरीके से होना चाहिए कि विद्यालय के गेट पर कदम रखते ही छात्र और छात्राओं, शिक्षकों को, सभी को आनंदित महसूस हो सके, उन्हें खुशी उल्लास की प्रसन्नता हो उनके चेहरे पे नज़र आनी चाहिए। वो जैसे उन्हें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि विद्यालय आते ही, ये नहीं कि विद्यालय का वातावरण इस तरीके से कि बच्चे क्लास में बैठे हैं तो क्लास का प्लास्टर गिर रहा है, क्लासें बारिश में क्लासें गीली हो रही है, दरिया गीली है, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से किसी प्रकार का बच्चे भी इससे थोड़ी गीच महसूस करते हैं, उन्हें स्कूल आने की, विद्यालय आने की में इंटरेस्ट नहीं आता है, वे रुचि डेवलप नहीं कर पाते हैं, उन्हें चिढ़ महसूस होने लगती है। और इस तरीके से कि विद्यालय के जो सभी सदस्यगण होते हैं, छात्रों होते हैं, इनके प्रति आपस में सौहार्द, प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। उन्हें कोई परेशानी हो तो उसके समस्या का समाधान भी होना चाहिए। तो इस तरीके से अध्ययन पर उन्हें ना कि प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, इनके लिए उन्हें पूरी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बड़ी बड़ी पुस्तकालयों का निर्माण करना चाहिए। अगर विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का है तो उसके लिए अलग पुस्तकालय का रूम होना चाहिए, वो भी बड़ा होना चाहिए, उसमें सभी तरीके की पुस्तकें होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी, छात्र छात्राएँ अपने 12th पास करके जब किसी व्यवसाय में जाए तो कंपटीशन एग्ज़ाम की सारी बुक्स भी उसमें होनी चाहिए, उनका ज्ञान का अच्छे से अच्छे वर्जन हो सके, इसके लिए उनकी पूरी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। फिर है आत्मविश्वास की भावना का विकास। शैक्षिक प्रबंधन की यह मुख्य विशेषता होती है कि प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन वही कहलाएगा जिसमें सदस्यगण, कर्मचारीगण आपस में समन्वय की भावना हो, उनमें समन्वय की भावना होगी, सामंजस्य होगा तो वह सभी कार्य तत्परता से पूरा करेंगे, उनमें सहयोग, प्रेम, सौहार्द की भावना होगी तो वह हर कार्य को करने में अच्छे से अच्छे पूरी लगन और तत्परता से करेंगे। इससे उनमें क्या होगा, आत्मविश्वास डेवलप होगा, वह हर कार्य को सुचारू रूप से करने में समर्थ हो सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय निरीक्षण एवं परीक्षण। विद्यालय निरीक्षण एवं परीक्षण यानी कि विद्यालय का इंस्पेक्शन और सुपरविज़न करना। इसके लिए कोई बाहर से कमेटी आती है, वह विद्यालय का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करती है। कि इसका एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि जब हमारे घर पर, हमारे परिवार में कोई बाहर से मेहमान आता है तो हम कितनी तत्परता से उन मेहमानों के स्वागत के लिए हम अपने घर को साज संवारते हैं, हम घर के हर कार्य को बड़ी तरीके से सावधानी से पूरा करते हैं, उनके खान पान की, उनके हर तरीके की साज सज्जा की व्यवस्था हम अच्छे से करते हैं ताकि उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। इसी तरीके से विद्यालय भी एक हमारा परिवार जैसे ही होता है। तो उस विद्यालय में जब बाहर से कोई कमेटी विद्यालय के इंस्पेक्शन है कि विद्यालय को उच्चता के स्तर पर पहुंचाने के लिए कोई कमेटी आती है एग्ज़ाम के थ्रू पर, कि उनका निरीक्षण किया जाता है कि इस विद्यालय में किस किस तरीके की कमी है, कैसे क्या है, अच्छा ही है तो क्या अच्छा ही है, ये किस तरीके से उच्चता यानी कि उच्च उपलब्धियों की ओर जा रहा है, इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इस विद्यालय के सदस्यगण कैसे हैं, इस विद्यालय की संरचना कैसी है, ये सारी बातें उन इंस्पेक्शन और सुपरविज़न के द्वारा देखी जाती है। तो इसीलिए विद्यालय का निरीक्षण और सुपरविज़न भी समय समय पर होना चाहिए। इससे विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाना। मूल्यांकन कि हमें कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन जरूर करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन करने से उस कार्य की सफलता और असफलता के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि अगर विद्यार्थी उसको विद्यालय जाता है तो वो जिस क्लास में पढ़ता है तो उस क्लास में वो समय समय पर टेस्ट देता है, जैसे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल। इसके बाद उसका पूरा ईयरली का परिणाम निकाला जाता है। उस परिणाम के आधार पर उस बच्चे का एवरेज पता चलता है कि ये बच्चा किस स्टेज पे है, किस स्तर पर है, कि वो प्रथम श्रेणी पर है, द्वितीय श्रेणी पर है या तृतीय श्रेणी पर। इस तरीके से उस छात्र का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा ही कार्य का निर्धारण, कार्य का सफलता के बारे में
पता चलता है कि कार्य कितना सक्सेस हुआ, विद्यालय का प्रबंध कितनी अच्छी व्यवस्था से हो रहा है, विद्यालय किन ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। क्योंकि प्रधानाचार्य का कर्तव्य होता है कि मेरा विद्यालय हमेशा उच्च स्तर पर जाए, उच्च उपलब्धि वाला माना जाए, इसके परिणाम इतने सर्वाधिक और अच्छे हो ताकि उच्च श्रेणी के हो, ताकि हर छात्र इस विद्यालय में पढ़ना अपनी गौरव महसूस कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसंधान के लिए उचित वातावरण प्रदान करना। यानी कि विद्यालय प्रबंधन में, शैक्षिक प्रबंधन में प्रभावशाली बात यह है कि अनुसंधान के लिए उचित वातावरण प्रदान करना। अगर उच्च माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर का विद्यालय है, तो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उनके 11th-12th के लिए उनकी जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए। अगर साइंस है तो साइंस से रिलेटेड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अलग अलग लेबोरेटरी होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल विषय है तो उसके लिए भूगोल कक्ष होना चाहिए। ड्राइंग है, चित्रकला है तो चित्रकला कक्ष होना चाहिए। संगीत कला है तो संगीत के लिए अलग म्यूजिक रूम होना चाहिए। और इन सब के लिए अच्छे बड़े बड़े कक्ष होने चाहिए ताकि छात्र उन कक्षों में जाकर अपना अपना अनुसंधान कर सके, रिसर्च कर सके, उनसे संबंधित कार्य, उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए विद्यालय में इस तरीके की योजना होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि सबके लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्था, कक्षों का निर्माण हो सके, अलग अलग प्रयोगशालाओं का निर्माण हो सके। और उनमें अच्छे कक्ष भी, प्रयोगशाला कक्ष भी इस तरीके से हो कि वो खुले हो, हवादार हो, स्वच्छ हो, ताकि छात्रों को अनुसंधान के लिए उचित वातावरण प्रदान हो जाएगा। ये थी प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं।